नमस्कार, मैं इंदु सारन स्वागत करती हूँ साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय। देखिए, निराला जी छायावादी कवियों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें निराला जी एक आधार स्तंभ है छायावाद को खड़ा करने में। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में महिसादल रियासत के मेदिनीपुर नामक स्थान पर हुआ, और ये कहाँ है? बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में है ये स्थान जहाँ इनका जन्म हुआ। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेकिन इनके जो पिता है वो पुलिस विभाग में भर्ती होने के कारण मेदिनीपुर उनको रहना पड़ा था। यहाँ मेदिनीपुर के पुलिस विभाग में उन्होंने नौकरी की, इसीलिए वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर मेदिनीपुर आकर रहने लगे थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की माता का देहांत छोटी उम्र में हो गया था। जब ये लगभग 3 साल के थे तब इनकी माता जी चल बसी थी। तो अपने पिता के अत्याचारों का इनको बचपन में सामना करना पड़ा था। इसी कारण इनका स्वभाव भी हठी हो गया था, हट करने लगे थे, क्योंकि जब बच्चे को ठीक रूप से उसकी परवरिश ना मिली तो उसका स्वभाव जिद्दी और हठी हो जाता है। ऐसा ही कुछ स्वभाव निराला जी का भी हो गया था। इनकी मैरिज 14 से 16 के बीच में इनकी शादी कर दी गई थी, छोटी उम्र में ही। और इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। ये बहुत ही धर्म परायण स्त्री थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धार्मिक विचार थे, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखती थी। और इन्होंने ही निराला को हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया, हिंदी भाषा में लिखने के लिए प्रेरित किया। निराला ने 9वीं कक्षा में औपचारिक शिक्षा तो छोड़ दी थी, लेकिन अन्य भाषाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया अपनी मेहनत और लगन से, घर पर रहकर ही, जिसमें बांग्ला, अंग्रेज़ी भाषा ऐसी है या संस्कृत, जिसमें उन्होंने घर पर रहकर ही अपना अध्ययन कार्य जारी रखा और इन भाषाओं पर अपनी पकड़ बनाई। इन्होंने हिंदी भाषा में सुधार के लिए सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का सहारा लिया और उनकी मदद से अपनी हिंदी भाषा को सुधारा और उसमें अपनी कुशलता प्राप्त करी। और मनोहरा देवी ने ही इन्हें प्रेरित करके हिंदी लेखन की ओर प्रवृत्त किया। इनका निधन 15 अक्टूबर सन 1961 में प्रयागराज में हो गया था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत से कष्ट देखे। जब ये छोटी उम्र में थे तो इनकी माता चली गई। उसके पश्चात विवाह के बाद पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर चली गई। पत्नी का देहांत हो गया सन 1918 में। और ये एक ऐसा समय था जिसने निराला के मन मस्तिष्क पर गहरा आघात किया और उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। इसके पश्चात उनके चाचा जी चल बसे, जिससे कि चाचा के परिवार का जो बोझ था, आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं थी और उसके भरण पोषण का जो कार्यभार है वो भी इनके कंधों पर आ गया, जिससे कि इनकी मानसिक जो दशा है वो पहले ही खराब थी और इससे और ज़्यादा उन्होंने प्रभावित किया, उस दशा ने उसको और ज़्यादा प्रभावित किया। और फिर जब इनकी बेटी बीमार हुई तो धन की कमी के कारण वो इनका अपनी पुत्री का सुचारू रूप से इलाज नहीं करवा पाए और उसकी भी मृत्यु हो गई। और ये निराला के लिए सबसे दुखद क्षण थे, ये वो पल थे जिन्होंने निराला को भीतर तक आघात पहुंचाया था। और उसके पश्चात निराला अपना जीवन बिल्कुल ही वीरान और सुना जीवन मानकर उसको व्यतीत करने लगे थे। निर्धनता इनके जीवन में घर कर गई थी। केवल मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं थे, आर्थिक स्थिति भी इनकी बहुत ज़्यादा खराब थी। कई जगह पर पढ़ने में आता है कि ये महादेवी वर्मा जो है उसको अपनी बहन मानते थे और वो उन्हें खाने के लिए या इनकी आर्थिक मदद करती थी, जिससे कि इनका जीवन चल रहा था। तो ये जितने समय तक जिए बहुत सी मुश्किलों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 15 अक्टूबर सन 1961 में प्रयागराज में इन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। ये इनके जीवन के बारे में था। आइए अब इनके संपादन के बारे में जानते हैं। इन्होंने जो संपादन कार्य किया उसमें एक तो समन्वय पत्रिका जो कि कलकत्ता से निकलती थी, इस पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने संभाला। मतवाला और सुधा ये दोनों पत्रिकाएं हैं जिनका कार्य भी इन्होंने कुशलता से संपन्न किया। इनकी देखरेख इनके हाथ में थी और इसमें जो लेखन कार्य है या उसमें जो भी पत्रिका के संपादन में कार्य किया जाता है उसमें इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई है। तो ये वो कार्य है जिन पत्रों का जो संपादन है निराला जी की देखरेख में हुआ करता था। अब अगर इनकी रचनाओं की बात करें, वैसे तो छायावादी युग में इन्होंने बहुत सारी रचनाओं की मतलब बहुत सारी रचनाएं की है, लेकिन इनकी रचनाओं में दो तरह का प्रभाव देखने में आता है। एक तो छायावादी काव्य का प्रभाव जो छायावाद की विशेषताएं हैं, दूसरा प्रगतिवादी जो विचारधारा है वो भी इनके हृदय को कहीं न कहीं प्रभावित करती थी और उन विचारधाराओं को भी इन्होंने अपने काव्य और लेखन के माध्यम से संकलित किया है या उजागर करने का प्रयास इन्होंने किया है। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो इनकी रचनाएं हैं वो है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में अगर देखें, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य संग्रह हैं जिनमें अनेक कविताओं का संकलन किया। जिसमें जो अनामिका काव्य संग्रह है इसमें इनकी प्रमुख रचना सरोज स्मृति, जो कि एक लंबी कविता मानी जाती है, अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात ये लिखी इन्होंने। तो उसके बारे में बताया है कि एक असहाय पिता कैसे अपनी बेटी के या पुत्री के चले जाने पर कितना निराशा का अनुभव कर रहा है, वो भाव इसमें अभिव्यक्त किए हैं। दूसरा इनकी प्रमुख कविता है राम की शक्ति पूजा, जहाँ पर राम संशय से ग्रस्त है। जब अगले दिन सुबह के सूर्य के साथ उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी है या युद्ध करना है लंका की सेना के साथ, तब उनके मन में कैसे विचारों का उथल पुथल है, उस समय का चित्रण इन्होंने राम की शक्ति पूजा में किया है। वो दोनों ही कविताएं अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इनकी जो कुकुरमुत्ता है ये प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित कविता है। इसमें ये कुकुरमुत्ता जो कि एक गली सड़ी गंदी जगह पर एक पौधे के रूप में निकलता है, उसको और गुलाब को दोनों को लेकर दोनों की तुलना की है। जो कुकुरमुत्ता है वो गरीब जनता का प्रतीक है और जो गुलाब है वो पूंजीपति लोगों का प्रतीक है। तो उन दोनों के बारे में यहाँ पर इसमें दिया है। बेला, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, अपरा में इन्होंने अपनी व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्त किया है। ये इनकी कविता संग्रह है या काव्य संग्रह जिसमें अनेक कविताओं का संकलन इन्होंने किया है। उसके बाद गीत गुंज, सांध्य का किला, आराधना, ये भी इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। कहानी की अगर बात करें तो लिली, सखी, चतुरी चमार और सकुल की बीबी, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। उपन्यास में अलका, निरुपमा, अप्सरा, प्रभावती और काले कारनामे। नाटक की अगर बात करें तो समाज, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। जीवनी साहित्य में इन्होंने प्रहलाद को माध्यम बनाकर लिखा है, ध्रुव पर जीवनी लिखी है, भीष्म पर लिखी है, महाराणा प्रताप और शकुंतला, इनको अपना प्रमुख आधार बनाकर ये जीवनी साहित्य इन्होंने रचा है। अनुवाद कार्य, रामचरित मानस का अनुवाद किया था इन्होंने खड़ी बोली में, खड़ी बोली हिंदी में रामचरित मानस का इन्होंने अनुवाद किया था। निबंध संग्रह में प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय और प्रबंध पदम, ये इनके 3 प्रमुख निबंध है। चौथा यहाँ है चाबुक, ये भी इनका प्रमुख निबंध है। तो ये इनकी रचनाएं थी। सभी विधाओं पर उन्होंने अच्छी लेखनी चलाई, क्योंकि देखिए यहाँ इन्होंने काव्य के बारे में कविताएं भी लिखी है, कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी इनके बहुत प्रसिद्ध हैं, नाटक है इनके, नाटक इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखे, जीवनी भी लिखी है इन्होंने, अनुवाद कार्य भी किया है और निबंध संग्रह की भी रचना इन्होंने की है। तो ये इनके प्रमुख साहित्यिक या इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, साहित्यिक योगदान जो छायावादी साहित्य को समृद्ध करता है। इसके बाद अगर इनके साहित्य की विशेषताओं की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले अगर देखें, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि इनके साहित्य पर केवल किसी एक विचारधारा का प्रभाव नहीं है, ये कहीं पर तो छायावादी जो विशेषताएं हैं उनको लेकर रचना करते हैं या लेखन कार्य करते हैं, और कुछ जगह या कुछ कविताएं हमें ऐसी देखने में मिलती है या कुछ रचनाएं हमें ऐसी देखने में मिलती है जिनमें प्रगतिवादी विचार प्रखर रूप से सामने आता है। तो इनकी जो पहली विशेषता है वो है व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति। व्यक्तिगत यानी स्वयं के जीवन में जो सुख और दुख आए उनको इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इन्होंने, मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत से कष्टों और दुखों का सामना किया और वो दुख इनके काव्य रचनाओं में हमें देखने में मिलता है। जैसे इनकी हमने जिक्र किया था अपरा जो काव्य संग्रह है, उसमें जो कविताएं संकलित है उन कविताओं में इन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं का सुंदर रूप से चित्रण किया है। इसके साथ साथ सरोज स्मृति एक इनकी ऐसी कविता है जहाँ पर ये एक पिता के अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं।
स्नेह निर्जर बह गया काव्य के माध्यम से भी इन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को अभिव्यक्त किया है। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट आता है मानवतावादी भावना और प्रगतिवादी स्वर। मानवतावादी विचारधारा क्या कहती है कि सभी मानव एक समान है, जाति पाति के नाम पर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और प्रगतिवादी विचारधारा क्या कहती है कि जो पूंजीपति और निम्न वर्ग है उन दोनों में समन्वय होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर इन्होंने अपने वाणी के माध्यम से दलित मानव को उच्च उठाने के लिए या दलित मानव को स्थान दिया है। इसके लिए इन्होंने तोड़ती पत्थर, भिक्षु, किसान जैसी कुछ कविताएं लिखी है, या फिर प्रगतिवादी विचारधारा को दिखाने के लिए कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं इन्होंने लिखी है। ये वो कविताएं हैं जो हमारे समाज का चित्रण करती हैं और जिसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें समाज में बदलाव की ज़रूरत है। समाज तभी विकास कर पाएगा जब उसमें मानवतावादी विचारधारा को स्थान दिया जाएगा। उसके बाद आता है सामाजिक चेतना व विद्रोह का स्वर। देखिए, सामाजिक चेतना, समाज को जागृत करना। क्यों जागृत करना चाहते हैं ये समाज को? क्योंकि समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। समाज में जो विद्रोह का भाव था वो इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इन्होंने अपनी कविता वीणा वादनी वर्दे, इसके माध्यम से समाज में नई शक्ति का संचार देखना चाहते हैं। ये समाज के जो शोषित और उपेक्षित लोग हैं, अर्थात जो निम्न वर्ग है, उसे वो ऊंचा उठाना चाहते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहते हैं। तो ये इन्होंने जो कविताएं लिखी इस विषय को लेकर, सामाजिक चेतना को लेकर, इसमें ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो विक्षिप्त है, जिनको हमने पीछे छोड़ दिया है, उन्हें भी हमें साथ लेकर चलना होगा, तभी समाज विकास कर सकता है। उसके बाद देखिए प्रेम और सौंदर्य का निरूपण। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का सुंदर चित्रण हुआ है या सुंदर निरूपण इन्होंने किया है। इसमें अगर हम बात करें, निराला जी के काव्य में जो प्रेम का भाव है, इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उनमें इनका जो प्रेम है वो शारीरिक और स्थूल सौंदर्य का प्रेम है, यानी कहीं कहीं अश्लीलता भी स्पष्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे इनका लेखन कार्य निखरता चला गया, तब इन्होंने उदात्त प्रेम को भी अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, जहाँ पर जो लौकिक होने के साथ साथ इनका प्रेम अलौकिक भी प्रकट हुआ है या स्पष्ट हुआ है अपने काव्य के माध्यम से। प्रकृति चित्रण। देखिए, प्रकृति चित्रण छायावादी कवियों के प्रमुख विशेषता मानी गई है। ये अपने भावों को अभिव्यक्त करने में प्रकृति का सहारा लेते हैं, जो छायावादी कवि हैं। तो निराला जी के काव्य में भी जो प्रकृति चित्रण है वो आलंबन और उद्दीपन रूप में हुआ है। कहीं कहीं ये प्रकृति को मानवीकरण रूप में भी प्रकट करते हैं। जैसे हम बादल राग कविता देखें अगर, तो बादल राग में बादल से आह्वान करते हैं कि वो आओ, बरसो और चारों तरफ नाश कर दो या विनाश कर दो। किसका विनाश करने के लिए कहते हैं? पूंजीपति वर्ग का, उन बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का। अर्थात प्रकृति के माध्यम से ये बदलाव लाना चाहते हैं। तो प्रकृति का सुंदर चित्रण इनके काव्य में हुआ है। रहस्यानुभूति। देखिए, रहस्य की अनुभूति, इसमें क्या है, जो वेदांत दर्शन है वो इसमें प्रभावशाली रूप से स्पष्ट होता है रहस्यानुभूति में। और वेदांत दर्शन से निराला जी प्रभावित थे। इनका जो पंचवटी प्रसंग है उसमें वेदांत दर्शन का इन्होंने सुंदर चित्रण किया है। वहाँ पर जो रहस्य की अनुभूति है वो स्पष्ट हुई है। ये मानते हैं कि संसारिक जीव भ्रम या मोह माया के कारण इस संसार में भटकता रहता है, और उसकी इस आसक्ति या लगाव को उन्होंने कई स्थानों पर अपने काव्य के माध्यम से प्रकट किया है। नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। देखिए, निराला जी उस समय की नारी की स्थिति के कारण दुखी थे। जूही की कली जो इनकी काव्य रचना है उसमें कहीं कहीं नारी के सौंदर्य का स्थूल चित्रण इन्होंने किया है। लेकिन जैसे जैसे इनकी काव्य रचना में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे इनकी नारी चित्रण में भी स्वस्थ दृष्टिकोण आता गया। जैसे विधवा कविता इनकी या तोड़ती पत्थर, ये वो कविताएं हैं जिनमें इन्होंने विवश नारी का सुंदर चित्रण किया है। ये वो नारी है जो अपने परिवार को पालने के लिए या अपने जीवन को कठिनाइयों में जीने के लिए विवश है। तो ऐसी कविताओं के माध्यम से ये नारी के प्रति जो उदार दृष्टिकोण है वो स्पष्ट हुआ है, या नारी की कारुणिक दशा का इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से चित्रण किया है, जो जिसमें कि बदलाव लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए।
राष्ट्रीय भाव की अभिव्यक्ति। निराला के काव्य में देश प्रेम के भाव अभिव्यक्त हुए हैं। वो देश के युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वो देश के मान सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी कर दे। इनकी जो कविताएं हैं जैसे खून की होली खेली, जागो फिर एक बार, भारती वंदन, वीणा वादनी वरदे, ये वो कविताएं हैं जिनमें बार बार देश प्रेम के भाव को अभिव्यक्त किया गया है। क्योंकि एक सच्चे राष्ट्र कवि थे, इसीलिए अपने देश प्रेम को अपने काव्य के माध्यम से इन्होंने अभिव्यक्त किया है और अपने काव्य के माध्यम से ही ये देश के युवाओं को जगाने के लिए प्रयासरत है या जागृत करना चाहते हैं कि वो देश की आज़ादी के लिए या देश की स्वतंत्रता के लिए या देश के विकास के लिए अपना संपूर्ण योगदान दें। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है निराशा, वेदना और दुखवाद की अभिव्यक्ति। देखिए, वेदना और दुखवाद ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो वेदना किसकी? स्वयं की। निराशा किससे? अपने जीवन से। और निराला जी के जीवन में तो बहुत दुख आए। मैंने जैसे आपको बताया था कि इन्हें अपने जीवन में परिजनों का वियोग बहुत अधिक सहन करना पड़ा था। खासकर इनकी जो पुत्री चली गई थी, जो जवान बेटी इनकी चली गई थी, इस दुनिया से विदा हो गई थी, उसके बाद तो इनके जीवन में वेदना और पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसी वेदना और दुख को अपने काव्य के माध्यम से इन्होंने अभिव्यक्त किया है। फिर है भाषा शैली। भाषा शैली की बात अगर करें तो छायावादी जो कवि हैं उनकी मुख्य भाषा तो हिंदी खड़ी बोली है, लेकिन इसमें संस्कृत निज शब्दावली का इन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है। कोमल शब्द आए हैं क्योंकि ये छायावादी काव्य की विशेषता है, कोमल शब्दों की प्रधानता। इसके बाद जो प्रतीक हैं वो सूक्ष्म प्रतीक इन्होंने लिए हैं, प्रयोग किए हैं, नए नए उपमान इन्होंने लिए हैं, जैसे जूही की कली, एक कली के माध्यम से वो बता रहे हैं ये। और मुख्य रूप से छायावादी जो कविताएं हैं वो मुक्त छंद की कविताएं हैं और निराला भी इस विशेषता से बच नहीं पाए हैं। इनकी कविताओं में भी संगीतात्मकता का समावेश हुआ है। मुक्त छंद की होते हुए भी ये संगीतात्मकता से परिपूर्ण कविता है। सभी प्रकार के जो अनुप्रास अलंकार है या उपमा अलंकार है, रूपक है, दृष्टांत है, उदाहरण, ये सब इनके प्रिय अलंकार थे और ये स्वाभाविक रूप से इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इनके अगर रस की बात करें तो कहीं पर वीर रस है तो कहीं करुणा रस का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये प्रधानता क्यों है? क्योंकि छायावाद के सभी कवियों की विशेषता है उनके अभिभावों को अभिव्यक्त करने में, क्योंकि जो छायावादी काव्य है वो प्रेम, प्यार और वियोग का काव्य है, तो ये रस भी इसमें परिपूर्ण है। काव्य गुण सहज और स्वाभाविक रूप से आए हैं। शब्द शक्तियों का भी इनके काव्य में सुंदर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये बनावट नहीं है। इन्होंने कहीं पर इनको ज़बरदस्ती डालने का प्रयास नहीं किया, अपितु ये सब जो काव्य की विशेषताएं हैं वो सहज भाव से इनके लेखन में शामिल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये साहित्यिक परिचय और इनकी जो साहित्य की विशेषताएं हैं वो आप समझ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।